Hello and welcome to Autodidact IS. Today's editorial topics are using a rupee route to get around a dominating dollar. India could take advantage of geopolitical development to promote trade and gain better status for the rupees. ये पहला टॉपिक है. Unpacking a conundrum. The authority must communicate the potential severity of monkeypox. ये दूसरा है. Language as a barrier. ठीक है. थर्ड है री इंजीनियरिंग इंडियन कॉन्शियसनेस. ये चार टॉपिक है. हम लोग फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. हमारा टॉपिक है यूजिंग ए रूपी रूट टू गेट अराउंड ए डोमिनेटिंग डॉलर. इंडिया कुड टेक एडवांटेज ऑफ जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट टू प्रमोट ट्रेड एंड गेन बेटर स्टेटस फॉर द रुपीज़. इस आर्टिकल में जो राइटर कहना चाह रही है कि जो यूज़ ऑफ अदर करेंसी टू अवॉइड यूएस डॉलर एंड इट्स हेजोमनी रोल इन सेटलिंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन. बेसिकली इसमें ये बात चल रही है कि हम लोग मेरा जो इंडियन रुपीज़ जो है डिप्रिसिएट कर रहा है, तो बेहतर है कि हम लोग जो बाहर से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए जो सेटलमेंट के लिए यूज़ करते हैं डॉलर, उसको हटाकर रुपीज़ को लाया जाए. तो इसी संदर्भ में ये पूरा आर्टिकल है कि रुपीज़ का जो डिप्रिसिएशन है और डॉलर का जो प्रेजेंस जो है कम होना या डिमांड बढ़ना, तो हम लोग दूसरे करेंसी का क्यों ना डिमांड करें. ठीक है, इसी पे बात चल रही है. और ये आखिर क्या रीज़न है कि ये ऐसा सिचुएशन आया. तो अभी जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, जैसे कि रसिया और यूक्रेन का वार है, वो एक कारण हो सकता है. वेस्टर्न का सैंक्शन जो हुआ है, वेस्टर्न जो ईरान, आप ईरान का बात कर लो या रसिया का बात कर लो, वो उस पर सैंक्शन चल रहा है, तो भी एक कारण हो सकता है कि हम लोग अदर करेंसी की तरफ जाएँ. रुपीज़ का डिप्रिशिएशन इन रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट में डॉलर के रिस्पेक्ट में रुपीज़ डिप्रिशिएट कर रहा है, वो भी देखना होगा. ग्लोबल कमोडिटी प्राइस है, वो भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि एक्सचेंज रेट उस पर डिपेंड करता है और आप सारा एक्सचेंज रेट आप डॉलर पे रखे हो तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. फियर ऑफ रिसेशन है, जिसके कारण डॉलर का डिमांड या इस पर्सपेक्टिव में कि एक्सचेंज रेट, ये सब पे भी एक्सचेंज रेट का असर पड़ता है. तो अभी क्योंकि ट्रेड पे असर पड़ेगा तो एक्सचेंज रेट पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा. ठीक है, तो ये सब जो जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी हुआ है, वो एक सिनारियो क्रिएट कर रहा है कि भाई अब हम सिर्फ डॉलर पे नहीं चल सकते, दूसरा करेंसी को भी हम लोग सेटलमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं. पहले भी होता था, लेकिन अभी जो यहाँ बात हो रहा है बेसिकली इंडियन रुपीज़ में सेटलमेंट का बात चल रहा है. ठीक है, तो क्या ऐसा कुछ काम अभी तक हुआ है? तो इंडिया में प्रेजेंट सिनेरियो में आप देख सकते हो कि इंडिया ऐसा काम कर रहा है कि रुपीज़ में सेटलमेंट करने का बात. तो अभी रसिया के पर्सपेक्टिव में यहाँ पे कि इंडिया में इस डायरेक्शन में कुछ काम किया है. तो पहला आप देख सकते हो कि हम लोग रसिया से ये पेमेंट सेटलमेंट कर रहे हैं रुपीज़ के पर्सपेक्टिव में, वो ऑयल का हो या S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हो, इस पे ये सब हम लोग जो पेमेंट करेंगे रुपीज़ में करने वाले हैं. ठीक है, तो अब अभी हाल फिलहाल में आप देख सकते हो कि जो सेमी इनफॉर्मल बेसिक पे हम लोग वेस्ट्रो अकाउंट जो पेमेंट करने लगे हैं, इन सेमी इनफॉर्मल बेसिस थ्रू रुपी पेमेंट बाय यूजिंग वेस्ट्रो अकाउंट. यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना होगा कि वेस्ट्रो और नेस्ट्रो अकाउंट होता है, एक ही अकाउंट को बोलते हैं. ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं. ठीक है ना, यहीं पे समझ लेते हैं. जैसे मान लीजिए ये वेस्ट्रो अकाउंट है, तो वेस्ट्रो अकाउंट अगर होगा तो इसमें बेसिकली आपका क्या मतलब, वेस्ट्रो अकाउंट और नेस्ट्रो अकाउंट को अगर आप ऐसे देख सकते हो कि यहाँ ले लेते हैं कि ये मान लीजिए कि एक इंडिया है, एक इंडिया में मान लो, एक यूएसए का मान लो. तो इंडिया में मान लो कि एसबीआई बैंक है, पीएनबी बैंक है. यूएस में हो सकता है कि एसबीआई का फॉरेन ओवरसीज़ बैंक हो सकता है, एसबीआई अपना खुद से ब्रांच जाके खुलवा लिया हो. पीएनबी ऐसा ना खुलवाया हो, पीएनबी का यूएस में प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है यूएस फेडरल बैंक, बार्कले बैंक, कोई भी बैंक जो यहाँ पे होगा यूएस बैंक का मान लो जो यहाँ प्रेजेंट है, या तो ये जो है इसमें भी अकाउंट खुलवा सकता है, ये जो है इसमें भी अकाउंट अपना नेस्ट्रो अकाउंट खुलवा लेगा. पीएनबी जो है, जैसे मान लो एक अकाउंट यहाँ जाके करता है, उसका उस अकाउंट का नंबर है PNB 123. ठीक है, ये अकाउंट खुलवाता है पीएनबी यूएस बैंक में. ये यहाँ भी खुलवा सकता था, अभी हम एक ही ले रहे हैं यूएस बैंक वाला. अब ये अकाउंट जो है अगर हम यहाँ से देखते हैं, पीएनबी अगर इस अकाउंट को देखेगा तो पीएनबी को ये अकाउंट नेस्ट्रो अकाउंट लगेगा. ठीक है ना, नेस्ट्रो अकाउंट. ठीक है, और ये अकाउंट में अगर आप देखोगे तो जो पैसा यहाँ यूएस का ही आदमी जो यूएस में यहाँ आके पैसा जमा होगा,
ठीक है, बेसिकली यही होता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को सेटलमेंट के लिए। अगर पीएनबी का कोई आदमी यह चाह रहा हो, यहाँ पे मान लो मोदी है, एक नाम है मोदी, ठीक है, और यहाँ पे बाइडेन, ये प्रेसिडेंट ही मान लो, तो ये इन दोनों में लेन देन अगर होता है, अगर इनका कर्जा रह जाता है कि भाई तुम बाइडेन आप मेरे से जो 50 रुपया लिए थे, 50 करोड़ रुपया, वो मेरा पैसा दे दो। या ऐसा हो सकता है कि यहाँ से आए थे, यहाँ से कुछ सामान लेकर बाइडेन गए और मोदी जी यहाँ से भेज दिए बाइडेन को कुछ, और वो जो है पेमेंट पीएनबी के अकाउंट में, इस अकाउंट में जाके पैसा जमा कर दिए। अब ये अकाउंट जो है यहाँ से पैसा यहाँ आएगा और इनको मिल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इसको बड़ा पर्सपेक्टिव में देख सकते हो, लेकिन समझने के लिए आप ये समझ में, पीएनबी बैंक यूएस बैंक में जाता है, अपने अकाउंट खुलवाता है, वहाँ का आदमी जो अगर इंडिया में पैसा भेजना चाहेगा तो वो जाएगा और पीएनबी के अकाउंट जो अकाउंट है 1 2 3 इसमें डाल दिया। अब ये अकाउंट में तो ऐसा तो नहीं करेगा इंडियन रुपीज़ डालेगा, ये तो डॉलर ही डालेगा, नहीं डालेगा। तो आप दो चीज़ देखने को मिला कि नॉस्ट्रो अकाउंट जो है पर्सपेक्टिव में देखा जाता है। नॉस्ट्रो का ऐसे जो दो लेटिन वर्ड है नेस्ट्रो और वेस्ट्रो, इसी अकाउंट को वेस्ट्रो भी बोलेंगे। जैसे एक पहले देख ली पीएनबी के लिए, पीएनबी 1 2 3 जो यूएस बैंक में खुला हुआ है वो नॉस्ट्रो अकाउंट है, लेकिन जब यूएस बैंक जो इसको देखेगा इसी अकाउंट को, तो ये यूएस बैंक के लिए ये वेस्ट्रो अकाउंट है, यही बैंक। ठीक है, तो आपका दो चीज़ आपको देखना है कि नेस्ट्रो अकाउंट जो है इसमें जो करेंसी जमा हुआ वो फॉरेन करेंसी में होगा, फॉरेन करेंसी में, है ना, फॉरेन करेंसी में जमा होता है पैसा। और वेस्ट्रो वाला का अगर देखोगे, वेस्ट्रो में देखोगे तो ये पैसा कहाँ, ये हम यूएस बैंक के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो वही पैसा ये क्या होगा, डोमेस्टिक करेंसी में होगा। बात समझ में आया? यही पैसा इसी अकाउंट में अगर हम यूएस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो वो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, वेस्ट्रो अकाउंट। और उसमें पैसा कौन से में आ रहा है, तो मेरे मतलब यूएस के ही डोमेस्टिक करेंसी में। लेकिन अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, पीएनबी के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखोगे तो पीएनबी का जो नॉस्ट्रो अकाउंट है यूएस बैंक में है और वहाँ पे पैसा फॉरेन करेंसी में आता है। ठीक है, बेसिकली ये एक फ़ायदा, ये क्यों आखिर खुलवाया जाता है, क्योंकि पीएनबी को अब उतना पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, पूरा वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है कि यूएस में जाए, अपना जगह ले, वहाँ पे बैंक खोले, वहाँ आदमी डिप्लॉय करे। ये पीएनबी यूएस बैंक का ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूटिलाइज कर अपना काम चला ले रहा है। नो डाउट जब पैसा ट्रांजैक्शन होगा तो उस केस में ये जो फुल्ली ट्रांजैक्शन होगा उस समय में ये कुछ चार्ज करेगा यूएस बैंक, क्योंकि आपका जो खाता को मैनेज कर रहा है। एक तरह से ये कॉरस्पॉन्डेंट बैंक हुआ, कॉरस्पॉन्डेंट बैंक के तौर पे ये काम करता है। कॉरस्पॉन्डेंट ही बैंक है कि जितना भी पैसा आएगा उसका मैनेजमेंट, फंड का मैनेजमेंट यही करेगा। ठीक है, कलेक्शन करना और फिर ट्रांसफ़र करते समय अपना चार्ज ले लेगा। तो ये हुआ आपका नॉस्ट्रो और वेस्ट्रो अकाउंट का मतलब। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत है नहीं, ये बेसिकली फॉरेन जो ट्रेड होता है, सेटलमेंट होता है, उसके लिए यूज होता है। बाकी अगर कोई दिक्कत आएगा तो आप एक बार मैसेज करिए, इसको डिटेल में और एक अलग वीडियो 10 मिनट का बना देंगे। फिलहाल इतना में हमारा काम चल जाएगा। अभी हमारा जो अभी बात हो रही है कि हम लोग वेस्ट्रो अकाउंट यूएस का रसिया का खोले हैं इंडिया में। मतलब इसी पर्सपेक्टिव में अगर आप देखोगे तो क्या हो गया इसका, अगर अभी हम रसिया और इंडिया वाला जो वेस्ट्रो अकाउंट का बात कर रहे हैं, यहाँ रसिया है, यहाँ इंडिया है, तो यहाँ जो है मान लो कि इंडियन बैंक मान लो, चाहे एसबीआई में, इस बैंक में हम लोग वेस्ट्रो अकाउंट खोले हैं। ठीक है ना, वेस्ट्रो अकाउंट खोले हैं रसिया का, रसिया बैंक मान लो, रसिया बैंक है, इसका एक अकाउंट हम लोग यहाँ खोले। तो हम अपने पर्सपेक्टिव से तो इसको वेस्ट्रो ही बोलेंगे ना, जैसे यूएस बैंक के पर्सपेक्टिव में पीएनबी 1 2 3 को हम लोग वेस्ट्रो बोल रहे थे। लेकिन यही बैंक अगर रसिया बैंक अगर देखेगा तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा, नॉस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पैसा जो जमा होगा यहाँ पे है, ये रुपीज़ में ही है। ठीक है, अब जैसे क्योंकि हमारा ट्रेड सेटलमेंट इससे होता है, रुपीज़ में कर दिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रेड सरप्लस में आता है ना, 3.5 बिलियन के आसपास में ये ट्रेड सरप्लस में, तो इस अकाउंट में ट्रेड सरप्लस कुछ आएगा। अब ये रुपीज़ में ही है। अब ये तो चाहेगा आरबीआई, जैसे हम लोग पिछले इसमें एग्जांपल यूज किया गया है कि इसी सरप्लस को हम लोग यूटिलाइज कर लिए थे जब बिलाई का प्लांट बनाने के लिए और अदर चीज़ को डेवलपमेंट के लिए हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसको और आगे हम और जोड़ेंगे। फिलहाल अभी आप ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो ये बात किया गया इन सेमी इनफॉर्मल बेसिस थ्रू रुपी पेमेंट बाय यूजिंग वेस्ट्रो अकाउंट। ठीक है ना, अब
हम लोग जो पेमेंट जो भी लेन देन होगा हम लोग रुपीज़ में करेंगे। अब जैसे यहाँ पे अगर सेटलमेंट होगा, इंडिया गवर्नमेंट या इसको कुछ देना होगा, तो यहाँ से मान लो कुछ भेजा एक्सपोर्टर या इंपोर्ट किया, वो सब अमाउंट रसिया में इसी के थ्रू जाएगा। तो जो लेना देना मतलब प्लस माइनस करके जो बचेगा, जिसके तरफ बचेगा, अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा, जैसे इधर से जाना ज़्यादा हो, 100 रुपया जाना हो, देना है मतलब रसिया में, और इधर से आया है हमको 85 रुपया, तो इसको माइनस करके एट लास्ट जो ट्रांसफ़र होगा ये 50 रुपीज़ का ही ट्रांसफ़र होगा इसके पास। यही सरप्लस हो गया। ये सरप्लस किसका है? रसिया बैंक का। अब ये सरप्लस को हम लोग यूटिलाइज करवा सकते हैं अगर हम लोग उसको कन्विंस कर लिए तो। यही सरप्लस को हम लोग 1953 में जो हम लोग कोलैबोरेशन किए थे पेमेंट सेटलमेंट का, तो ये सरप्लस जो अमाउंट था उसको हम लोग यूटिलाइज कर ले रहे थे अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में उस टाइम में, ठीक है ना। ये एग्जांपल इसमें यूज किया गया, ठीक है। एक तो आप ये देख लीजिए कि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं रुपीज़ में रसिया के थ्रू। दूसरा है कि अभी हाल फिलहाल में एक सर्कुलर जारी हुआ है आरबीआई के थ्रू में, जिसमें कि ये जो वॉस्ट्रो अकाउंट का जो ऑपरेशन है उसको और ईजी बना दिया गया है, ठीक है। अभी न्यूज़ में था। और हम आपको इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं कि वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो अकाउंट में आप कुछ 2018 में जो मोहल चौस्की और नीरव मोदी का जो केस है वो यही नॉस्ट्रो अकाउंट वाला ही केस है, ठीक है। अगर आप ट्रैक रखते होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कहाँ से जोड़ रहे हैं, लेकिन अभी हम उसको नहीं लेंगे क्योंकि कंफ्यूज हो जाइएगा। अभी सिर्फ इतना ही समझिए जितना बताएं हैं, नहीं आए तो दोबारा सुन लीजिए इस पार्ट को, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आरबीआई एक सर्कुलर जारी किया है जिसके तहत में ये है कि जो वॉस्ट्रो अकाउंट को फर्दर आपको ऑपरेशनलाइज कर दिया जाए, ठीक है ना। इसके बाद अगला ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरबीआई अभी किया है या हम लोग रशिया से अभी पेमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो 2016 में रेगुलेशन है उसमें भी हम लोग रुपीज़ में ऑप्शन फॉर इनवॉइसिंग इन रुपीज़ वाज ऑलरेडी लीगल इन टर्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन। इसमें हम लोग प्रेजेंट किए हुए थे, लेकिन अभी ज़रूरत ज़्यादा है तो अब ज़्यादा दिख रहा है। इसके अलावा अगर ये जो हम लोग जो मैकेनिज़्म दिए हैं इससे हमारा फ़ायदा होगा कि ट्रेड जो है वो बढ़ेगा, है ना, स्मूथ होगा ट्रेड, और हमारा रुपीज़ जो है वो स्ट्रेंथन होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा एडवांटेज क्या है इस प्रेजेंट सिनारियो में, और हम रुपीज़ में अगर हम लोग पेमेंट करने लगे तो हमारे यहाँ हमको क्या एडवांटेज मिलेगा। तो अगर हम ट्रांजैक्शन डॉलर में अवॉइड करते हैं तो फ़ायदा क्या मिलने वाला है आपको पता है। रुपीज़ स्ट्रेंथन होगा, जो हमारा पैसा यहाँ से जा रहा है, कैपिटल फ्लाइट जो हो रहा है, जैसे अभी आप देख रहे हो फेडरल रिजर्व जो है यूएस का, वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, तो यहाँ से पैसा जो है सारा आदमी जो फॉरेनर जो है वो अपना पैसा लेके अपने जगह चला गया, क्योंकि वहाँ पे वो इंटरेस्ट मिल रहा है। उसी पैसा पे 100 रुपये पे मान लो यहाँ अच्छा पैसा मिलेगा और वहाँ पे रिस्क भी कम है, तो कोशिश करेगा सब अपने रिस्क फ्री, और रिटर्न मिल रहा है वहाँ पे तो वहीं जाना चाहेगा। तो कैपिटल फ्लाइट जो हो रहा था, तो ये भी हो सकता है कि मेरा जब कैपिटल फ्लाइट भी रुक जाए, क्योंकि अगर रुपीज़ स्ट्रेंथन होगा तो बाकी जो इन्वेस्टर हैं उसका जो इंडियन करेंसी पे फेथ बढ़ेगा, और हो सकता है कैपिटल फ्लाइट जो है वो स्लो डाउन होगा, नो डाउट। इसमें अगला है जो हमारा फॉरेक्स है वो भी बढ़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व, क्योंकि हम लोग जो मेजर है वो रुपीज़ में कर दे रहे हैं, तो जो रेस्ट फॉरेक्स जो होना चाहिए था, जैसे रसिया को देने के लिए हम डॉलर नहीं देंगे तो ये पच ही तो जाएगा, हम रुपीज़ में दे रहे हैं, तो फॉरेक्स मेरा स्ट्रेंथन होगा। इन्फ्लेशन विद द टाइम ये घटने का चांसेस बनता है, ठीक है। तो इससे हमको फ़ायदा ये है कि हम लोग अगर अवॉइड करते हैं ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल सेटलमेंट इन डॉलर करते हैं, तो ये फ़ायदा होने वाला है। और एडवांटेज क्या है अगला, कि अगर हम अभी जो ऑयल खरीद रहे हैं रूबल में, डिप्रिसिएटेड रूबल एंड डिस्काउंट रेट, दो चीज़ है। एक तो हम लोग रूबल डिप्रिसिएटेड रुपीज़ एट ए डिस्काउंट रेट, हम लोग 30% डिस्काउंट रेट पे काम कर रहे हैं। तो जो बाद में एक्सचेंज होगा, तो ये बेसिकली एक्सचेंज जो होगा, ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया और रसिया में अगर ये अकाउंट में अगर सेटलमेंट हो रहा है तो यहाँ से पैसा रुपीज़ ही जाएगा, नहीं, यहाँ पे तो रूबल ही इसको चाहिए ना। अब यहाँ पे रूबल में और आपका रुपीज़ में एक्सचेंज रेट डिसाइड करना पड़ेगा, और वो एक्सचेंज रेट में अभी देखोगे तो इंडिया हमारा एज लिए हुए है, क्योंकि ये डिप्रिसिएट किए हुए हैं, थोड़ा सा फ़ायदा तो ही है हमको। तो यहाँ पे एक फ़ायदा ये दिख रहा है। तो हमारा कॉस्ट जो है एक तो वो बढ़ेगा, कॉस्ट सेविंग, दूसरा टाइम सेविंग भी होगा। एक तो कम पैसा में आ गया मेरा पैसा, जो डिस्काउंट रेट पे ऑयल ले रहे हैं तो कम पैसा में मिला, और दूसरा टाइम भी, क्योंकि हम लोग इसमें मल्टी रूट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, लैंड सी एयर सबसे आ सकता है, तो टाइम और कॉस्ट दोनों ही बच रहा है हमारा, ठीक है। तो ये फ़ायदा, दूसरा फ़ायदा है। तीसरा है कि ट्रेड एक्सपेंशन इन सैंक्शन अफेक्टेड रसिया। अब ये बोल रहा है कि भाई चलो, जो हम लोग अभी तक जो डिफेंस सिस्टम और ऑयल पे कर रहे हैं, तो बेहतर है
जो ट्रेड डिफिसिट है उसको यूज़ कर कर आप ये कर सकते हो कि और अदर चीज़ के लिए वहाँ पे अपना एक्सपोर्ट बढ़ा लो। जैसे इसमें यही बात किया गया है कि जो वेस्ट्रो अकाउंट वाला जो रुपीज़ डोमिनेटेड है रसिया बैंक में, हम लोग वहाँ पे यूज कर सकते हैं कि जैसे फार्मास्यूटिकल परचेज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए और अदर, जो ये कौन करेगा, ये खरीदारी कौन करेगा, ये रसिया खरीद सकता है। ये वाला जो अभी बात बता रहे थे ना कि हाँ ये जो सरप्लस 50 बचा तो इससे आप खरीदवा दो, दवा खरीदवा दो, फार्मास्यूटिकल खरीदवा दो, इस ठीक है ना। और इसमें क्या था, इलेक्ट्रिसिटी मशीनरी आप दे सकते हो और अदर जो भी डिमांड, जो भी उसको लगता है कि अभी सैंक्शन और हार्डशिप टाइम में रसिया को लगता है खरीद सकते हैं, तो वही सरप्लस, जो ये सरप्लस है एक तरह से आप देख सकते हो इतना सरप्लस है, तो इस सरप्लस का कुछ पार्ट तो यूटिलाइज कर ही सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात चल रही है। अगला जो है कि इसमें हर्डल क्या है कि कैसे, अगर मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, तो प्रॉब्लम आप देखोगे कि भाई वही अभी एक्सचेंज रेट वाला कि कैसे इसको मेंटेन किया जाए। दोनों ही वॉलेटाइल है, करेंसी है, तो एक तो ये है क्वेश्चन। दूसरा कि सारे आदमी क्या इसको एक्सेप्ट करेंगे, जो प्राइवेट प्लेयर है वो रुपीज़ में एक्सेप्ट करेंगे ट्रेड सेटलमेंट के लिए, तो एक ये है विलिंगनेस ऑफ प्राइवेट पार्टीज, ठीक है। दूसरा है कि ऑफिशियल कंसर्न ऑफ रिएक्शन हो सकता है बाकी जो कंट्री वेस्ट जो है एक्चुअली खास करके यूएसए का जो सैंक्शन लगाया है रसिया पे, कि भाई ये तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, जो सैंक्शन हम लगाए हैं रसिया पे उसको तो कोई असर ही नहीं है। जैसे खास करके इंडिया रसिया जो स्पेशली ऑयल में जो यूज़ कर रहे हैं 30% डिस्काउंट पे, इसको इनडायरेक्ट बैकडोर सपोर्ट मान सकता है, ठीक है। तो ये हमारा कंसर्न है कि ये कहीं जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ऐसा ना समझ ले। अभी एक चीज़ और आपको जानना होगा कि अभी जो सैंक्शन लगाया हुआ था, तो वो सैंक्शन को जो यूएस कांग्रेस जो है कुछ अप्रूवल दिया है कि आप खरीदारी कर सकते हो उस, ठीक है ना। क्यों, अगेंस्ट द चाइना एग्रेशन जो यूज़ किया जो था उसको देखते हुए कि चाइना नहीं दे पाएगा, तो चाइना को एग्रेशन को काउंटर करने के लिए थोड़ा सा आपको लिवरेज दिया है, थोड़ा सा जो लिबरल हो गया है कि आप खरीदारी कर सकते हो, ठीक है। फिर भी ये वाला जो पॉइंट है ये कंसर्न बना रहता है। अभी वही चीज़ यहाँ बात कर रहे थे 1953 में, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, 1953 में ऐसा हो चुका है। कम्प्रिहेंसिव बायलैटरल ट्रेड पेमेंट एग्रीमेंट हम लोग पहले साइन कर चुके थे, और उस एग्रीमेंट का कुछ इशू जो अरेंजमेंट था कि भाई स्टेट ट्रेडिंग यूनिट ही करता था, एक फिक्स एक्सचेंज रेट पहले ही एग्री हो जाता था ट्रेड पार्टनर में, और क्रेडिट जो था, जो क्रेडिट बचेगा, जो इस कंट्री के पास सरप्लस होगा उसको यूटिलाइज करेगा। जैसे मान लो रसिया को ज़्यादा क्रेडिट रहा इंडिया में, तो वो पैसा हमको क्रेडिट के तौर पे दे देगा कि भाई आप कुछ काम अगर करना हो तो कर लो। इसी में अगर आप देखोगे तो इसी केस में आप इंडिया का जो हम लोग बहुत सारा डेवलपमेंट उस समय किए थे वो यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे द सॉवरेन यूनियन क्रेडिट टू इंडिया इनेबल द सेटिंग ऑफ भिलाई स्टील प्लांट, ये देखिए भिलाई स्टील प्लांट, अदर इंडस्ट्रियल यूनिट, ऑयल रिफाइनरी एंड फार्मास्यूटिकल, ऑल कंट्रोल बाय इंडियन पब्लिक सेक्टर, ठीक है। जो कि बाद में 1991 के बाद ऑफकोर्स वो सोवियत जो फ्रेगमेंट होता है, टूटता है, तो उसके बाद से ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ रहा, आपको ध्यान रखना होगा, जो 3-4 पॉइंट बताए हैं माइंड में रखना है, जो मेजर पॉइंट है प्रेजेंट से। जैसे क्या ज़रूरी है कि हम अभी दूसरा करेंसी इंडियन ही रुपीज़ यूज़ करें सेटलमेंट के लिए, एक तो वो उसका प्रेजेंट सिनारियो आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि हर एक बहुत सारे पॉइंट में यही सब पॉइंट यूज होगा। प्रेजेंट सिनारियो क्या है, जो इस पर्सपेक्टिव में जो काम कर रहे हैं, तो हम लोग ये बात कर रहे हैं। एक आपको वेस्ट्रो और नास्ट्रो अकाउंट बताए हैं, उसको भी ध्यान में रखना है। पूछ सकता है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको इंटरनेशनल सेटलमेंट में यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। आपको पीटी में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। उसके बाद आपका एडवांटेज क्या है, कैसे हम इस सिचुएशन को हम लोग अपने एडवांटेज के तौर पे यूज कर सकते हैं, तो ये बात की हम लोग। उसके बाद जो अभी हर्डल क्या है कि अगर हम क्या क्या अभी हर्डल है उसको देख लिए, और एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ये देख चुके हैं कि पहले भी हम लोग इसको ऐसा जो अरेंजमेंट है कर चुके हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले अकाउंट, अनपैकिंग ए कॉन्ड्रम। द ऑथोरिटी मस्ट कम्युनिकेट द पोटेंशियल सिवियरिटी ऑफ मंकी पॉक्स। ये बेसिकली अभी फर्स्ट कैजुअलिटी हुआ है, 22 साल का आदमी जो था वो केरला का, वो डेथ कर गया है। बेसिकली इसमें ये बताया है कि जो सिम्टम है और इसका प्रोग्रेस है, जो हेल्थ अथॉरिटी है उसको बताना चाहिए, कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, सही चीज़ जानकारी ज़रूरी है। इसमें ये जो आदमी थे जो यूएई से आया हुआ था, वो आदमी का क्या हुआ कि जब वो भर्ती हुआ केरला में, तो उसमें बताया गया कि वो वायरल और समथिंग फीवर और उसके कारण उनको दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, फॉर इंस्टेंस द केरला हेल्थ अथॉरिटी से द पर्सन वाज एडमिटेड नॉट आफ्टर बीइंग कन्फर्म टू द मंकी पॉक्स बट ड्यू टू द फीवर एंड द
फैटिक जो उसको आ रहा है, फीवर और फैटिक के कारण इसको लिया गया था। बाद में एक दिन मरने के एक दिन पहले इस चीज़ को बताया जाता है उनके फैमिली मेम्बर से। फैमिली मेम्बर बताते हैं कि ये मंकी पॉक्स भी इनको पॉजिटिव था, ठीक है, और ये धीरे धीरे इनका अगले दिन डेथ हो जाता है। तो इसी पे ये क्वेश्चन होता है कि आप इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हो। नो डाउट ये रेयरली डेथ होता है ना, रेयर डेथ इसमें होता है, लेकिन इसका जो परसेंटेज है, जैसे कोविड में होता है उतना तो नहीं है इसमें, क्योंकि कोविड एयरबॉर्न डिजीज़ था, ये एयरबॉर्न डिजीज़ नहीं है, आपको ध्यान रखना होगा। इसमें इसका जो फर्टिलिटी रेशियो है मंकी पॉक्स का, ये आपका 0 से 11% का है, 0 से 11% के आसपास। लेकिन इसमें देखने को मिला है कि जो यंग चाइल्ड हैं उसमें ये फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होता है, और ये जो है विद द टाइम जो है ये फर्टिलिटी रेट बढ़ते जा रहा है। इन रिसेंट टाइम द केस फर्टिलिटी रेट हैज़ बीन अराउंड 3 to 6%, ठीक है। नाइजीरिया का भी एक एग्जांपल दिया गया है कि वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 3% का ये फर्टिलिटी रेट ज़्यादा हुआ। 3% मतलब बहुत ज़्यादा हुआ, जिसको होगा उसमें से उतना आदमी का डेथ करना, तो ये बहुत ज़्यादा है रेशियो, ठीक है। इन कंपेरिजन टू अगर कोविड बात करें तो उसका फर्टिलिटी रेट 3% नहीं होता था, है ना, 1% से बिलो ही होता है। तो इसमें यही सब चीज़ बात किया गया है। इसमें और बात किया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन जो देखते हैं, उनको कंसर्न रखना पड़ेगा और एक सही गाइडलाइन के थ्रू काम करना होगा, ठीक है। आप इससे आप इजी नहीं ले सकते हो कि भाई ये तो ज़्यादा मतलब डेथ नहीं करेगा जैसे कोविड हुआ है, लेकिन इसका जो बताया गया है कि फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, तो अगर ये ज़्यादा बढ़ता है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है इंडिया के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये हो सकता है, ये बात इसमें नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है, इससे आप समझ सकते हो, ठीक है। इसमें एक चीज़ और बताया गया कि ये होता कैसे है, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ना। मंकी पॉक्स स्प्रेडेड मेनली थ्रू ए सेक्सुअल ट्रांसमिशन एंड क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है, एयरबॉर्न नहीं है, ये पहले बात हम लोग कर चुके हैं। इसमें एक चीज़ और बात किया गया है कि जो इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च है, अभी जो स्ट्रेन को अलग कर दिया है और जो वैक्सीन मेकर है उसको इन्वाइट किया है वैक्सीन बनाने के लिए या डायग्नोसिस किट डेवलप करने के लिए, इस पर बात चल रही है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, इससे ज़्यादा है नहीं, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा आपको पता चल जाएगा। एक अगला है लैंग्वेज एज ए बैरियर, ठीक है। तो इसमें बात किया है कि भाई अभी अगर कल ही का न्यूज़ में था कि अमित शाह बोलते हैं कि जो हायर एजुकेशन है उसको आप मदर टंग में प्रोवाइड कराइए, तो इसमें बोला है कि उसका पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। अगर आप नो डाउट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इस चीज़ पे प्रमोट तो कर रहा है, लेकिन हायर एजुकेशन में इसको देखने को मिला है कि ये उतना कारगर साबित नहीं हुआ है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल लिया गया है केरला का, तमिलनाडु का एक एग्जांपल लिया गया है कि जहाँ तमिलनाडु में इंजीनियरिंग एजुकेशन जो है तमिल मीडियम में कराया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे कुछ खास इम्पैक्ट नहीं हुआ है, खास कर उस समय में जहाँ पे तमिल जो है अपना लैंग्वेज को प्रमोट करने में बहुत आगे है, तो वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ इंजीनियरिंग के फील्ड में नहीं देखने को मिला, ठीक है। और एक चीज़ और बोल रहे हैं कि जैसे आप अगर आप मान लो कि मदर टंग यूज़ करवाना चाह रहे हो, तो जो लैंग्वेज यूज हो रहा है, जैसे आप हाई कोर्ट में या लो कोर्ट में जो यूज होता है, उसमें आप सबसे पहले जुडिशियल को अलाउ करो कि इंडियन लैंग्वेज को वहाँ प्रोसीडिंग के तौर पे एक्सेप्ट हो, तभी तो कोई आदमी लॉ पढ़ने जा सकता है उसमें। तो ये 2 पॉइंट इसमें पॉइंट आउट किया गया है। इसमें और भी चीज़ बताया गया है कि कैसे हम लोग जो इस पे काम कर रहे हैं कि इंडियन लैंग्वेज को स्ट्रेंथन किया जाए। तो यहाँ पे AICT जो है टेक्निकल एजुकेशन को देखता है, तो ये 19 कॉलेज को 10 स्टेट में ग्रांट दिया है 6 इंडियन लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए, 6 इंडियन लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए अप्रूवल मिल चुका है। इसके साथ साथ AICT जो है ट्रांसलेशन ऑटोनोमेशन AI टूल भी डेवलप किया है, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इंडियन लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव में, तो आपको ये बात लिखना होगा कि हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। तो इसमें ये बात इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक तो आपका अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट हैज़ डन बाई, क्वेश्चन तो दूसरा कुछ भी पूछेगा, लेकिन उसमें अगर ये पॉइंट आप डालोगे कि इंडिया में गवर्नमेंट क्या क्या किया है इसके लिए, तो आपको एक पता है कि भाई आपका पॉलिसी में है, वो वहाँ पे बात कर चुका है। उस पॉलिसी को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए जो AICT है वो जो ग्रांट दिया है वो बात कर सकते हो। उसके बाद ट्रांजिशनल ऑटोनोमेशन AI टूल का जो बात किया, जो ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश, दैट ट्रांसलेट इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स इन 11 अदर लैंग्वेज, एक ये है। एक समय है, ओपन कोर्स प्लेटफॉर्म है, वो भी है इंडियन लैंग्वेज में बहुत सारे कोर्स को ऑफर कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है उसको ध्यान में रखना है जब मदर लैंग्वेज वाला जो बात चलता है, क्योंकि एक पॉइंट आपको बताना होगा गवर्नमेंट क्या क्या किया है आपका, तभी जाकर आंसर स्ट्रेंथ मतलब अच्छा रहेगा, एक एज मिलेगा आपको। तो ये जो है ये आर्टिकल में ये चीज़ आपको कैरी करना है, बाकी और कुछ नहीं है। इसमें बताया है कि भाई ये जो 2 पॉइंट बताए हैं कि भाई मीडियम तमिलनाडु में कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है,
और अब जुडिशियल में जो है वहाँ पे आप उसको लैंग्वेज जो है इंडियन लैंग्वेज को प्रोसीडिंग में अप्लाई करवाइए, तब जाकर आप लॉ कॉलेज में हिंदी में लॉ पढ़ा सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ है नहीं, ये मेन पॉइंट है था जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था। इसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक है ये थोड़ा सा पॉलिटिकल है, री इंजीनियरिंग इंडियन कॉन्शियसनेस। तो इसको पॉलिटिकल भी बोल सकते हो, और एक मेजर जो हमारा वैल्यू और एटीट्यूड है, एट्रीब्यूट है, उसको भी सही करने का, जैसे इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, हेट स्पीच बढ़ रहा है, वो सबको भी ओवरकम किया करने का ये बात कर रहा है, कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये बात कर रहा है कि जैसे जो राइट विंग्स है, ऐसा नहीं कि अभी 14 के बाद ही ऐसा हुआ, राइट विंग, लेफ्ट विंग और राइट विंग का बात चल रहा है, जो ये फार एक्सट्रीम चला गया है राइट। ठीक है, तो एक ही मुद्दा पे बात करने से, मतलब जो अगर सिर्फ इसी का बात चले, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो वैल्यू डाला है, एट्रीब्यूट वैल्यू एंड एथिक्स वैल्यू जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो फॉलो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यही बात कर रहा है कि कैसे इसको काउंटर करके इसको बैलेंस पे लाया जाए, बहुत, ठीक है ना। अब इसी पे बात चल रहा है कि इसको एकजुट होना पड़ेगा। ये जो अब ये मान के चल रहा है कि ये जो बीजेपी है 2029 तक तो रहेगा ही, जब जो अमित शाह, मोदी जब अपने आप को छोड़ के और दूसरे जनरेशन को देंगे तब किसी क्या बनेगा। तो ऐसा एटीट्यूड हटाकर आप सभी को सामने पास लाना होगा, सभी एक जो कॉन्स्टिट्यूशन का कंसाइंस को बचाना चाहते हैं उसको सबको एकजुट करिए। वो हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव में हो सकते हैं, मीडिया पर्सन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी उस टाइप के आदमी हो जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को सपोर्ट करते हैं, उसको एकजुट करिए। अपना नेचर ऑफ जो मीडिया है, नेचर ऑफ जो है, जैसे आप क्या करते हो कि जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए, काम हो गया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि अभी दुनिया बहुत बदल चुकी है। आपको अलग जो मीडिया, सोशल मीडिया का पावर को यूज़ करना है, ठीक है ना। सोशल मीडिया जैसे, जो कि इसमें ये भी बताया गया है कि कैसे राइट विंग्स जो है 2014 से पहले से ही काम कर रहा है। 2014 में तो पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन आया, 2014 से पहले ये काम चल रहा था। और सोशल मीडिया जो ट्विटर हुआ, तुम्हारा यूट्यूब हुआ, ये सारे को बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज हो रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं पे नाम दिया होगा, खैर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें यही बात किया है कि फेसबुक, व्हाट्सअप, ठीक है, यूट्यूब, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। और तब जाकर ये जो है अपना पॉलिटिकल कंटेंट जो डेली डिलीवर कर रहा था, और अपना जो जो मेन एजेंडा है या मेन जो मेन सिटीजन, इंडियन सिटीजन का जो व्यू है, उसको बदलने में ये कामयाब हुआ। तो आप भी इसी तरह से आप यूटिलाइज़ कीजिए। इसके अलावा इसमें ये भी बोला कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री भी इसमें काम किया, सब अलग अलग, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव भी काम किया, ठीक है ना। तो ये जो एजेंडा बिल्ड होने में, जो बनने में 14 के बाद नहीं, उससे पहले भी काम चल रहा था, ठीक है ना। फिल्म जैसे इसमें एग्जांपल दिया कि उरी अटैक का एक एग्जांपल दिया कि कैसे मतलब आप उसको सपोर्ट करते हो, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, पीएम नरेंद्र मोदी, ताशकंद फाइल, कश्मीर फाइल, कलकत्ता किलिंग, ये सारा जो है एक तरह से नैरेटिव बिल्डअप कर रहा था, ठीक है। तो वो मीडिया के चैनल से हो, बुक के चैनल से हो, थिंक टैंक हो, ठीक है ना। तो ये आइडियोलॉजी जो यहाँ संघ जो आइडियोलॉजी था, उसको संघ आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल एंड कल्चरल मैसेज जो इसके थ्रू दे रहा था। तो आप भी जो अभी अगर इसको काउंटर करना है, तो आप सोशल मीडिया को यूटिलाइज करना पड़ेगा, एक्सटेंसिवली यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। पुराना तरीका भी आप कर रहे तो करो, लेकिन उसके साथ साथ उसको भी लेना होगा। साथ में जो जितने भी पर्सन हैं, लाइक माइंडेड पीपल हैं, उसको एक साथ लाना पड़ेगा, ठीक है। ज़रूरी है कि पॉलिटिकल जो है कॉन्शियसनेस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्शियसनेस को मेंटेन कर रखने के लिए बेसिकली सारा बात इसी पे चल रहा है। क्योंकि पॉलिटिकल है तो इसमें हम लोग को ज़्यादा चीज़ मतलब काम आएगा नहीं, ठीक है। तो इसको रहने दिया जाए। इसमें एक चीज़ और है, जैसे यहाँ पे है, बात किया है, सोसाइटल स्केल ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट बी इफेक्टेड बाय इलेक्टोरल मशीन एलोन, ठीक है। दे नीड कंसंट्रेटेड एक्शन बाय द ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन री इंजीनियरिंग इंडिया। पॉलिटिकल, देखिए यहाँ पॉलिटिकली भी, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी और कल्चरली भी। तो ये जो सेंटेंस है, इसको यूटिलाइज करने में आपको काम आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे और बात किया है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इंडिया का सॉफ्टवेयर और इंडिया का हार्डवेयर के बारे में। तो जैसे यहाँ हुआ, वी हैव टू सर्टेनली यूज़ द कॉन्स्टिट्यूशन टू फर्स्ट री इंजीनियर बोथ इंडिया सॉफ्टवेयर
कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब, इसमें ये नहीं बोला है कि आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जाके हम काम करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को बेस मान के ही हम अपना जो कल्चरल और वैल्यू और एटीट्यूड जो है, जिसको सॉफ्टवेयर के तौर पे बोला, उसको हम लोग सुधारें। और हार्डवेयर में जैसे इकोनॉमी का बात हुआ, इंस्टीट्यूशन का सिस्टम का बात हुआ, तो ये दोनों को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर हम लोग को इस पर काम करना होगा। और जो हमारा कॉन्शियसनेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्शियसनेस को रिगेन करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, इसमें वही प्रोग्रेसिव फोर्स और रेग्रेसिव फोर्स, दो फोर्स का बात किया, तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतना ही ध्यान रखिए कि हमको जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्शियसनेस है उसको अभी मेंटेन करना होगा। और हाल फिलहाल में ये बहुत दूर जाने लगा है, और वो उसका विटनेस आपका पॉलिटिकल जो मैनिफेस्टो है या जब इलेक्शन होता है उस समय दिख जाता है। वायलेंस, हेट स्पीच, ये सब के समय में दिख जाता है। तो खास करके आपको इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना होगा, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पॉलिटिकल लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये रहा आज के लिए, ये 4 हमारा टॉपिक था।